अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और ये खबरें आपसे भी जुड़ी हुई हैं कुछ, और क्योंकि आपके लिए बड़ी मुश्किलात का मजीद टाइम आने वाला है। वैसे तो आप आदत ही हो जानी चाहिए वाली सिचुएशन है। खैर, पेट्रोल जो है मजीद महंगा होने जा रहा है। अब कितना महंगा होगा, कितने का मिलेगा आपको 1 लीटर पेट्रोल, ये आपको बताएंगे। आर्मी चीफ ने कल बड़ी अहम बातें की और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। किसके लिए वो बातें थी, क्या पैगाम था, उस पर बात होगी। और फिर आपको बताएंगे कि कुछ जो हमारे सहाफ़ी हैं वो कितनी मुनाफिकाना पॉलिसी रखते हैं और किस किस्म की उनकी आजकल की सहाफत है, उसका लेवल आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। तो आज काफ़ी कुछ है वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो आ जाते हैं जी, सबसे पहले आर्मी चीफ की बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खैबर पख्तूनख्वा गए और वहां पर उन्होंने एक खास जो जरगा था उसमें शिरकत की, अमायदीन से मुलाकात की और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कबायली अमायदीन थे वो मौजूद थे। बेसिकली जो ये हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसके तनाजुर में ये जरगा था और उसी के तनाजुर में खास तौर पर आर्मी चीफ ने वहां पर शिरकत की। वहां पर जो उनका खिताब था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था और उन्होंने इसमें वाज़े अल्फाज में कहा कि किसी भी दहशतगर्द गिरोह जत्थे से बात नहीं होगी किसी किस्म की, और जो लोग अमन खराब कर रहे हैं वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और अमन खराब करने वालों से यकीनी तौर पर सख्ती से ही निपटा जाएगा, उनके लिए कोई हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आर्मी चीफ साहब ने बड़ा दो टोक वाज़े पैगाम दिया। फिर जो ये बात हो रही थी कि जो अफगानिस्तान से डांडे मिलते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से, तो उसके हवाले से भी आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और उन्होंने यहाँ पर एक आयत भी कुरान करीम की कोट की और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया है कि क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ है, यानी जो एक बड़ी मशहूर आयत करीमा है उसका उन्होंने वहां पर रेफरेंस दिया। तो वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जिस तरह से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने हमेशा कितनी मदद की है, उनके हजारों लाखों महाजरीन को पनाह दी है और यूं भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिली है मुख्तलिफ मुश्किल हालात में, माशी हालात में। तो हम उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अगर हमें दहशतगर्दी मिलती है या किसी भी तरह का ऐसा मामला है कि जहां पर पाकिस्तान के दुश्मनों को वो पनाह दें या उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो, तो ये क्या इसको हम यूं कंसिडर करें कि नेकी का बदला हमें ये दिया जा रहा है। तो ये बड़ा दो टोक उन्होंने वहां पर जिक्र किया और उसके बाद फिर उन्होंने यकीनी तौर पर जो दहशतगर्दी को खत्म करने का आज़म है उसका भी यादा किया। तो मैं उनकी ये गुफ्तगू सुन रही थी और बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ तो तमाम कौम ही यकजान और यक आवाज है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी को हमें खत्म करना है हर सूरत में। लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऑन अ लाइटर नोट ये जरूर चीज सोच रही थी कि आमतौर पर हम जब भी आर्मी चीफ साहब का आजकल कोई खिताब सुन रहे हैं तो वो बड़ा उसमें लाजमी कोई ना कोई इस्लामी उसमें रेफरेंस जरूर देते हैं, चाहे वो रियासत तैयबा की बात करें या वो फिर आज आयत करीमा को कोट करें या इससे पहले भी वो कई बार मुख्तलिफ आयत करीमा या हदीस मुबारका कोट करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, वो खुद हाफिज भी हैं और कुरान करीम उन्होंने हिफ्ज कर रखा है और उसके बाद जाहिर सी बात है आपका एक दीनी रुझान भी होता है, तो बड़ी जबरदस्त बात है कि वो ये काम करते हैं। लेकिन इस पर मैं बाज लोगों की खामोशी पे बड़ी हैरान थी, क्योंकि आमतौर पर जब इमरान खान साहब कोई हर गुफ्तगू में, हर तकरीर में जब भी कभी इस्लामी कोई तारीख का हवाला देते हैं या कोई सीरत तैयबा की तरफ से कोई मिसाल देते हैं या फिर कोई आयत करीमा या अहदीस मुबारका कोट करते हैं, तो बड़े सारे लोग इसको सिर्फ उनको यूं कहते हैं कि जनाब देखें ये तो एक इस्लामिक टच दिया जा रहा है उनकी तरफ से, ऐसे कि जैसे वो आमतौर पर दीन पे अमल पैरा नहीं है या दिल से वो उस चीज को नहीं फॉलो करते, लेकिन बस लोगों को, चूंकि लोग हमारे मजहबी रुझानात के मालिक होते हैं आमतौर पर, तो वो ज्यादा इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इमरान खान साहब मजहब का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेसिकली इस्लामिक टच का ताना दिया जाता था इमरान खान साहब को, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो इस्लाम को महज अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जानबूझ के वो इस तरह की
गुफ्तगू करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इस्लामी हवाला हो। तो अब मैं वही सोच रही थी कि कोई और कभी इस तरह की बात करता है तो बड़ी अजीब बात है कि तब किसी को ये बात, इस बात का ख्याल नहीं आता कि ना कोई इस पे एतराज़ करता है। बिल्कुल इस्लाम किसी एक का तो है नहीं है, और किसी की नीयत क्या है ये हम जज करने वाले कोई नहीं है। और अगर हम किसी भी नीयत से कोई शख्स अगर बात कर रहा है, इस्लामी हवाला दे रहा है, उससे वो अपनी बात को समझा रहा है, तो मेरा ख्याल है इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कम इल्मी में कुछ ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं कि जिसमें उनकी शायद गुफ्तगू इतनी ज़्यादा आप कह लें कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पे मबनी नहीं होती, या फिर किसी जगह पे उनकी कोई ज़ुबान फिसल जाती है तो लफ्ज़ कुछ इधर से उधर हो जाते हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू का इस्तेमाल होता है। और फिर आमतौर पर लोग ये भी कहते हैं कि जी आप चूंकि सियासत कर रहे हैं तो सियासत को फिर आप जो है वो उस तरह की मिसालों से ना जोड़ा करें, तो वो इसलिए वो फिर इस बात को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन बहरहाल जी आर्मी चीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये खिताब किया, लेकिन उस पर बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब ये भी निकालने की कोशिश की कि जब आर्मी चीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हम जत्थों से बात नहीं करेंगे, अमन खराब करने वालों से बात नहीं करेंगे, तो इसका पता नहीं मतलब शायद ये है कि जनाब आर्मी चीफ साहब तो इमरान खान को मैसेज दे रहे हैं, पीटीआई के लिए उनका कहीं ये कोई फैसला है कि हाँ जी हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। तो अब मुमकिन नहीं है भी और नहीं भी, ये नहीं मुझे मालूम कि आर्मी चीफ साहब किसको ये मैसेज दे रहे थे, लेकिन वहां पर जो कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली वैसे उस वक्त तो वो अफगान हुकूमत से मुखातिब थे और उनकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, दहशतगर्दों के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पर कि उस तकरीब में वो वहाँ पर इमरान खान के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ये ख्याल है, इंटरप्रिटेशन उनकी, कि ये मैसेज बेसिकली इमरान खान या पीटीआई के लिए था। भाई उन्हें मैसेज देने की क्या ज़रूरत है, वो तो जो उनके साथ हो रहा है पीटीआई के साथ वो तो हम देख ही रहे हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक जाने तो ये बात हो रही थी इस इंटरप्रिटेशन की कि जी पीटीआई से शायद अब कभी कोई बात ना करे, लेकिन दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को मान लिया, इस बात का इतराफ कर लिया कि इस हुकूमत में बहुत सी लिमिट्स क्रॉस हुई हैं, बड़ी हदें क्रॉस हुई हैं, और ऐसी हदें क्रॉस हुई हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये एक वो बात है कि आप अंदाजा लगा लें कि अब ये लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि इन्हें खुद भी पता है कि इन्होंने क्या कुछ कर दिया है अपने हाथों से, और अब जब ये जा रहे हैं तो अब इनको याद आ रहा है कि ओहो हमने तो ये सब कर लिया है, तो अब हम कुछ अपना दूसरा फेस बनाने की कोशिश करें कि हम तो बड़े जमहूरी हैं, हम तो सबके साथ बात करना चाहते हैं, हम तो तलखियां भुलाना चाहते हैं। तो अब वो अच्छे बनने का जो ड्रामा है उसको एक नया फेज उसका बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बिलावल भुट्टो की मैंने जैसे पिछले भी व्लॉग में बात की थी कि उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए इतनी तल्ख सियासत कर दी गई है कि आइंदा हम भी, शायद मैं और मरियम भी ऐसे ही सियासत कर रहे हों कि या तो हम इक़्तिदार में होंगे या फिर हम जेल में होंगे। तो इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको अंदाजा हो चला है कि जितनी आपने जुल्म सितम किए, जो आपने आइन शिकनियां की और जो आप कवायद ज़वाबित से हटकर आपने हरकतें की, जो लोगों के आपने घर तोड़े, जिस तरह लोगों को आपने मारा पीटा, जिस तरह उनकी गिरफ्तारियां की, जिस तरह सियासी कारकुनान और लीडरान के साथ आपने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह आज़ादी सहाफ़त का आपने गला घोंटा, जिस तरह इमरान रियाज आपके दौर में गायब रहा, जिस तरह अरशद शरीफ आपके दौर में कत्ल हुआ, जिस तरह आपके दौर में मुतादिद चैनल बंद हुए, जिस तरह उनके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से बैन की गई चीज़ें, ये सब चीज़ें अब इनके आईने बनकर सामने खड़े। और यही वजह है कि अब ये इन आइनों को तोड़ना चाहते हैं या अपने मुंह पर हाथ रख के छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये चीजें तो इनके सामने आएंगी और इनका पीछा भी करेंगी। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना। अब ये बात कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने ये बात की कि जी हम पीटीआई से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई का दौर अगरचे ये था वो था वगैरह वगैरह, लेकिन हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए मफाहमत की ज़रूरत है। तो हम तो पीटीआई को भी मफाहमत की तरफ लाना चाहते हैं। अगर कोई नया मिसाक़े जमहूरियत नहीं हो सकता तो जो पहले से मौजूद मिसाक़े जमहूरियत है उसी पर बैठ के बात कर लेते हैं, उसी का हिस्सा पीटीआई को भी बना लेते हैं। अगर वो इस पर इत्तेफाक करने पर राजी होती है तो हमें उनके साथ मफाहमत करने या उनके साथ आगे चलने में कोई एतराज़ नहीं है। अब आप इसको ज़रा डीपली अंडरस्टैंड करें। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं कोई भी इन्हें एहतमाल है कि चूंकि वोटर सपोर्टर तो खड़ा है पीटीआई के साथ, कहीं ना कहीं अगर इनकी हुकूमत वाकई बन गई तो फिर इनका क्या बनेगा। तो अब ये वही फॉर्मूला जो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ, पीएमएलएन के साथ अपनाया
कि पहले तो एक दूसरे से हमेशा आपको पता ना सालों साल लड़े भी, या एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी बनाए, जेलों में भी डाला, एक दूसरे को गालियां भी दी, सब कुछ किया, हर लेवल तक गए लोग। और उसके बाद फिर जहां पे अपने मफाद इकट्ठे नजर आए तो वहां पे इकट्ठे होकर बैठ गए। तो अब ये कोशिश करना चाहते हैं कि पीटीआई को भी इसी धारे में ले आए और उनको भी यही कहें कि भाई जो आप हैं वो भी अब हमारे साथ मिल जाएं, पुरानी तलखियां भुला दें। क्यों? क्योंकि अब इन्हें इस बात का अंदेशा हो चला है कि जी अब अगर पीटीआई की हुकूमत दोबारा बन गई तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो अब उस चीज को किसी भी तरह इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे लिए इतना टफ टाइम ना बन जाए। जो हमने एग्जाम्पल्स इस हुकूमत में 1.5 साल की हुकूमत में सेट कर दी हैं मिसालें, हमने तो कोई चीज छोड़ी ही नहीं ना। मुखालिफिन के घरों के दरवाजे तक तोड़ दिए, बेडरूम्स में हम घुस गए, तो अब हमने कहाँ लिमिट कोई छोड़ी है। तो अब उनको ये ख्याल आ रहा है जाते हुए कि अब क्यों ना इनसे फिर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा लिया जाए, ताकि कल कल को अगर किसी ना किसी तरह वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो फिर हमारे लिए भी कोई बचत का रास्ता रहे। हम पहले ही कुछ लिख लिखा कर लें कि जनाब आइंदा ऐसे नहीं करना और अच्छे बच्चे बन जाने। तो ऐसे नहीं होता, लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। और चीजें जो किसी की आप लोगों ने जातियात तक की हो तो माफ की जा सकती हैं, लेकिन जहां पर आइन और कानून की हुक्मरानी की बातें हैं, जहां पर इंसानी हुकूक की पामाली की बातें, वहां पर कैसे आपको कौम भुला सकती है। और कौम मुनाफिकत आप लोगों की देख चुकी है। आप लोगों का जो दो रुख का रवैया है वो सारा कौम के सामने आ चुका है। तो अब बड़ा मुश्किल है कि इस चीज को भुला के आगे बढ़ा जाए। और मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई इस चीज के लिए किसी भी तरह, कम से कम जो इमरान खान की पीटीआई है वो तो किसी तौर भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। और वो जिस भी हालत में है वो वहां रहना प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि इन लोगों के साथ वो हाथ मिलाएं। और अब वैसे भी वो वक्त गुजर चुका है जब वो बाहर थे, जब वो कह रहे थे कि बातचीत करें, अगर कोई सीरियस नोट पे उनसे बात की जाती तो मुख्तलिफ बात होती। लेकिन अब जिस सिचुएशन पर बात चली गई, अब उसके बाद उन्होंने उसके लिए क्या वो चाहेंगे कि भाई अब इससे आगे क्या है। सब कुछ तो आपने छीन लिया, हर हद आपने पार कर ली। लेकिन अब ये बेसिकली वही चीज है जिसकी तरफ मैंने आपको पहले इशारा किया। अब आ जाते हैं जी, हर हद की बात हमने की तो महंगाई की भी हर हद इस हुकूमत ने पार की। और अब हमने देखा है कि जी लास्टली आपने देखा 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था। अगरचे दुनिया न्यूज की खबर है कि 10 रुपए इजाफे की तजवीज थी। ओगरा की तरफ से ये कहा गया था कि या तो बरकरार रखें कीमत या फिर 10 रुपए इजाफा, लेकिन इस हुकूमत ने 20 रुपए इजाफा किया और 272 के करीब पेट्रोल की कीमत गई। और आपको मैं ये भी बताती चलूं कि 104 रुपए इस वक्त जो आप पेट्रोल की कीमत पर लीटर दे रहे हैं उसमें 104 रुपए जो है वो हुकूमत सिर्फ टैक्स के ले रही है। जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 104 रुपए सिर्फ टैक्स की मद में आप दे रहे हैं इस हुकूमत को। और इस वक्त जो पाकिस्तान को मिल रहा है ऑयल, बाहर से जो तेल आ रहा है वो $85 फी बैरल का मिल रहा है। कहाँ वो इमरान खान के दौर में 110-120 तक गया था, अभी ये 85 पर है और आपको ये इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है जिसके ऊपर 104 रुपए टैक्स भी लिया जा रहा है। और अब ताजा खबर ये आई है कि 16 तारीख से इसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है और अब की बार जो इजाफा है वो शायद 22 रुपए तक कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है और उसके मुताबिक 22 रुपए इजाफे से जो आपकी मौजूदा पेट्रोल की कीमत है वो 300 के लगभग हो जाएगी। तो 300 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए अब आप तैयार हो जाएं। तो ये इस हुकूमत ने किया है, जाते जाते भी आपका गला दबोचने की पूरी तैयारी में है। और यही वो बुनियादी चीज है कि जो इनको अब जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इलेक्शन भी लेट हो जाए, क्योंकि इन्हें पता है जो करतूत ये इन्होंने किए हैं उसके बाद इलेक्शन जीतना कम से कम अवाम के वोटों से तो इन लोगों के बस की बात नहीं है। और अब जरा बात हो जाए कि कुछ हमारे सहाफ़ी भी मुनाफिकत में अपनी मिसाल आप हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि चलिए आपकी तनकीद या पसंद नापसंद हो सकती है ज़ाती किसी भी लीडर के हवाले से या पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, लेकिन बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि आप अजीब इलॉजिकल भी लग रहे होते हैं। अब सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया, एक कोई वीडियो किसी ने लगाई हुई थी ट्विटर पे कि जिस तरीके से घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, उस तरह की कोई वीडियो। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल ताहिर सादिक साहब के बेटी के घर भी छापा मारा गया है और उनका भी इसी तरह से घर में तोड़फोड़ हुई। और उसके बाद बाबर अवान साहब की जो बेटी है उनकी भी साहबजादी के घर पर छापा मारा गया। छापा क्या मतलब, पुलिस आती है और तोड़फोड़ करके चली जाती है, वरना उनकी बेटी तो किसी चीज में मतलूब नहीं है। तो अब इस चीज की वीडियो के ऊपर सलीम साफी साहब को ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब देखें, जहां पुलिस का इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो वहीं ये पीटीआई के अपने लोगों की भी जिम्मेदारी है। भाई वो चूंकि छुपते फिर रहे हैं,
घरों पर मौजूद नहीं है, तो फिर इसलिए उनके चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, इसलिए उनके घरों में घुसना पड़ रहा है। अगर वो खुद ही जाके गिरफ्तारी दे दें तो ये नौबत ना आए। मतलब इससे ज्यादा आप बेहिस और इलॉजिकल बेतुका ट्वीट नहीं इस पर देख सकते थे जो उन्होंने किया हुआ था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कत्ल कर रहा है तो आप इधर उधर क्यों अपनी गर्दन कर रहे हैं? आपका काम है कि आप चुप करके अपनी गर्दन पेश कर दें और कत्ल हो जाएं। क्या जरूरत है आपको हाथ पांव मारने की? यानी एक तो इलीगली कोई नॉमिनेट है, किसी मुकदमे में नहीं है, कुछ भी किसी पे कोई इल्जाम है या नहीं है, बस कहीं दूर पार से भी पीटीआई का कोई ताल्लुक है तो बस बिला वजह उसके घर में घुसा जा रहा है। कोई ना अरेस्ट वारंट किसी के पास होते हैं, ना कोई तरीकाकार होता है, और फिर उसके बाद ना सिर्फ घुसा जाता है, और उसके बाद चलिए अगर आप देखने आ ही गए कि किसी कोई मतलूब शख्स उस घर में है या नहीं, तो कम से कम आप देख के तसल्ली करके दफा हो जाएं। तोड़ फोड़ करने का क्या मकसद होता है, ये समझ नहीं आ रही कि हर घर में जहां जाते हैं वहां पे तोड़ फोड़ कर देते हैं। सीढ़ियां टूटी हुई हैं, सेंटर टेबलें, शीशे की मेजें टूटी हुई हैं, वॉशरूम्स टूटे हुए हैं, कबर्ड्स खुली हुई हैं, टूटी हुई हैं। मतलब जो जो चीज टूट सकती है वो टूटी हुई पड़ी होती है। कुछ जगहों पे तो मैंने देखा कि सोफों को चीरा लगा लगा के फाड़ दिया गया। इस तरीके की हरकतें की जा रही है। तो ये सब क्या है और इन चीजों को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है कि क्योंकि जी वो खुद गिरफ्तारी नहीं दे रहे। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि इस बात के ऊपर बंदा सर पकड़ ले, क्या कर ले, ये इनके हाल है। और कुछ दिन पहले मौसूफ की मैं वीडियो देख रही थी कि वो बुग़्ज़ इमरान में क्या हरकतें कर रहे थे कि घड़ी वो खाना काबा वाली चूम चूम के आंखों को लगा रहे हैं। बात ये नहीं है कि खाना काबा से मोहब्बत नहीं है या नहीं चूमा जा सकता, जरूर चूमा, लेकिन इस तरह की हरकतें पहली बात आपको टीवी पे करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात ये कि इसी बात को अगर इस एंगल को ले लिया जाए कि जी खाना काबा की चूंकि घड़ी थी वो बड़ी मुकद्दस घड़ी थी तो इमरान खान ने बेची तो उसने बड़ा कोई गुनाह कबीरा कर दिया, तो भाई फिर खाना काबा की तस्वीर तो बहुत सारी चीजों पे बनी होती है, जाय नमाज पे भी बनी होती है, वो भी लोग खरीदते हैं, उसका भी लेन देन होता है। बहुत सारी जो मक्का मुकरमा से प्रोडक्ट्स आती हैं उनके ऊपर ये तस्वीर बनी होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फिर उनका लेन देन बंद कर दिया जाए? सऊदी करेंसी के ऊपर भी कुछ नोट्स के ऊपर ऐसा बना हुआ है, खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है, तो फिर इसका क्या मतलब है? उनसे खरीदो फरोख्त हराम हो गई है उस करेंसी से। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं और किस किस्म की आप लोग हरकतें करते हैं? बात ये कि ये जो रिचुअल्स हमने बना दी हुई है ना कि ये जी हर चीज इस तरह हम उसका एहतराम में बढ़ जाएं, अगर तो एहतराम तो दिल में भी होता है और वैसे भी होता है, लेकिन आप उस चीज को सिर्फ ये अंदाजा लगाएं कि दूसरे को एक काफिर या काफिर नहीं तो कम से कम यानी उसको ये साबित करने के लिए कि गुनाहगार है वो, ये साबित करने के लिए आप किस हद तक जा रहे हैं टीवी पे बैठकर कि इलॉजिकल हरकतें आप करने से बाज नहीं आ रहे। और आजकल तो खैर जावेद चौधरी साहब की भी कड़िक कड़िक बड़ी मशहूर हुई है, जिन्होंने पूरा मंजरनामा जो है वो बयान करने की कोशिश की इमरान खान साहब की शायद गिरफ्तारी का, जिसमें ये आवाजें तक निकाल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है कि ये सीनियर हैं, लेकिन जो इन लोगों ने निशान छोड़े हैं, अल्लाह ना करे कि हम इन निशानों पर चलें और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कि हम कोशिश करें कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें और सही रास्ते पर अल्लाह चलने की तौफीक दे। लेकिन पाकिस्तान में ये जो पिछली जनरेशन थी, अल्लाह माफ़ करे, इसमें जो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको हम कहेंगे ये आइडियल है, इनको फॉलो किया जाए, वरना ब्यूरोक्रेट्स में, सियासतदानों में, सहाफ़ियों में ऐसा कहतुर रिजाल रहा है कि अलमान अलग चीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।